Hello, dear students. You're welcome in Arc Institute. I am Dr. R. K. Saini, and today I am going to discuss another paper for NEET examination. इस नीट एग्जामिनेशन के पेपर नंबर 7 में कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा अपना ये चल रहा है उसमें 3 पेपर आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आएंगे। ठीक, तो देखिए अब आप क्वेश्चन पहले इस पेपर को आपको मैं अपलोड कर देता हूँ, आप इसको चेक करें और की भी डाल रहा हूँ इसकी। उसके बाद में मैं एक एक क्वेश्चन को आपको डिस्कस करूंगा। देखिए आप, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन लिए गए हैं इस पेपर में। पेपर नंबर 7, 8 एंड 9 ये आपके पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आएंगे। ठीक, ये इसकी मैंने की डाल दी है आपको। अब मैं इसके एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। देखो अब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आए तो अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है। और आपको बताऊं, देखो ये ध्यान रखने पड़ते हैं अपने को, ऐसा नहीं कि सब ध्यान नहीं आता है एग्जाम में। सबसे पहले बेंजीन, बेंजीन पर एसिड की प्रेजेंस में एसिड डाल रखा है, हीट किया है और क्या ले रखी है, प्रोपीन को। तो अब आपको पता है कि ये जो प्रोपीन है बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होती है, एल्कीन बेंजीन तो एरोमेटिसिटी की वजह से कम रिएक्टिव होती है। तो जो ये प्रोपीन है इस एसिड के H प्लस आयन को गेन करके इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रोपीन एसिड के H प्लस आयन जो आपने दे रखा है उसको गेन करके किस में बदल जाएगी, कैटायन में, इलेक्ट्रोफाइल। अब आपके पास में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी, एक तरह की मॉडिफाइड फ्रीडल क्राफ्ट है। उसमें लुईस एसिड की जरूरत पड़ती है, बाकी एल्कीन एसिड कर लेते हैं। तो ये बनेगा था अब आपके पास में क्यूमीन। अब थोड़ा हिंट आया होगा आपको, ये क्यूमीन। अब फिर ऑक्सीजन के साथ हीट किया, फिर एसिड डाल के फिर हीट किया, तो अब ये आपके पास में इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होगी फिनोल की। याद करो आपकी एनसीईआरटी की बुक में इंडस्ट्रियल मेथड क्यूमीन से एक ही दिया हुआ है, तो ध्यान रखना क्यूमीन से ही बनाते हैं। ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ऐसे, और रेडिकल बनेंगे, ध्यान रखना फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल यही सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। जैसे इधर से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये एच यहाँ से हट जाएगा और टर्सरी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब ये टर्सरी फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन के भी एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो और इस तरह से बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। फिर एसिड डाल के वापस हीट करेंगे तो इसमें से एसीटोन तो बाहर निकल जाएगा ये, और क्या बनेगा आपके पास में, फिनोल। तो फिनोल बनाने का ये इंडस्ट्रियल मेथड था। 2 कंपाउंड बनते हैं, हालांकि एसीटोन भी अपने आप में एक साइड प्रोडक्ट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो दोनों लिखने थे, लेकिन एक दे रखा है तो आप इसमें क्या टिक करके आएंगे, फिनोल। ये भी बुक से, ये टोलुइन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब टोलुइन की जब आप रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन गैस से Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ध्यान रखना यहाँ पर भी क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, और एक बार हटेगा एक Cl आएगा। ये कह रहा है एक्सिस में, तो आप क्या करना, इसको जब ये एक्सिस कह देंगे तो आप इन सब को हटा दो, तो ये बन जाएगा साहब बेंजो क्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। फिर क्या कर देते हैं, एक प्रोडक्ट बना विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। अब इसका हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस से सबको हटा देना आप, और जब सबको हटा के OH 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 लगा देंगे आप। OH ग्रुप, हाइड्रोलाइसिस से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसमें हो जाएगा, OH में। वो अनस्टेबल होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल के बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देना, इसलिए आपका आंसर आएगा इसके अंदर बेंजोइक एसिड। फर्स्ट आंसर, आंसर क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि एक एन, देखो ध्यान से, 3, एक तो टोटल कार्बन काउंट करो 7 कार्बन का, यानी ये एन हेप्टेन है। ये क्या है, एन हेप्टेन। उसको ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम मोलिब्डेन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एरोमेटाइजेशन कहते हैं। एन हेप्टेन को हीट करते हैं तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन और उसके सब्स्टिट्यूएंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो एन हेप्टेन के हीटिंग से टोलुइन बनती है, और जब इस बेंजीन पर प्रोपाइल, एन प्रोपाइल क्लोराइड और AlCl3 हीट और कर रखा है, तो जब आप AlCl3 की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो ध्यान रखना, जैसे ये AlCl3 लुईस एसिड में, तो ये कैटायन बनता है यहाँ पर। AlCl3 के साथ में क्या बन जाता है यहाँ पर, कार्बोनियम आयन। अब कार्बोनियम आयन में आपको पता है कि रीअरेंजमेंट होता है, क्या होता है, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट हो गई, किस में बदल जाता, उसी आइसोप्रोपाइल कैटायन में बदल जाता, ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर भी क्यूमीन बनेगी। तो फर्स्ट में तो बनाओ टोलुइन और दूसरे में क्या बनाओ, क्यूमीन। आंसर थर्ड, देखो एक बार, टोलुइन एंड क्यूमीन। विच एल्केन वुड हैव ओनली प्राइमरी एंड टर्सरी कार्बन। तो स्ट्रक्चर लिख के देख लें आप, जिसकी प्राइमरी और टर्सरी कार्बन ही होते हो ओनली। प्राइमरी कार्बन जिसको कहते हैं जो सिंगल हो या एक से जुड़ा हो, और टर्सरी 3 से। जैसे ये लिखा हुआ है, एक बार बना के देख लेना। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल समझा देता हूँ, जैसे 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, बिल्कुल देखो 2,3, ये तो कौन सा हो गया आपके पास में, टर्सरी, चेक करो। और ये चारों कौन से हो गए, प्राइमरी, बस आंसर। कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस रेडिकल, आप देखो इधर एक ग्रुप लिखा हुआ है, ये वाला, यहां से एक वैलेंसी फ्री कर रखी है। एक तो इसका कॉमन, तो कॉमन में तो आपको पता है कि आइसो प्रीफिक्स यूज करते हैं। टोटल
कार्बन के बेस पे रेडिकल का नाम लिख देते हैं। तो आइसोप्रोपाइल तो हो गया इसका कॉमन नेम। आईयूपीएसी में फ्री वैलेंसी को नंबर 1 डालते हैं और लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो आईयूपीएसी में नेम होगा 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपाइल इसका आईयूपीएसी नेम, 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो फर्स्ट ही आंसर आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 5, 6 को बता रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, फिनो इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कराई सोडियम बाइकार्बोनेट से। आप देखो इधर ध्यान से, जो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड, इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, सोडियम बाई, ये टेस्ट भी है, फिनोल लिख देता है इस रिएक्शन को, सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो ये तो फिनेटर H प्लस आयन इसको कन्वर्ट कर देगा, किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, कार्बोनिक एसिड में, H2CO3। और ये होता है साहब अनस्टेबल, इसलिए इसमें से बाहर निकलती रहती है CO2। अब इसमें जो कार्बन है आइसोटॉपिक कार्बन 14, तो कार्बन यहाँ पर भी CO2 कौन सी आएगी, कार्बन 14 वाली, ये आंसर। ठीक है, सिंपल नहीं ये वाली। अगला दिया है एक, देखो आपको एक बीटा कीटो एस्टर है, उसका हाइड्रोलाइसिस किया है। तो जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो देखो पहले समझो, तो ये कन्वर्ट कर देंगे, एसिड डेरिवेटिव सभी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिड में। तो पहले तो आप करें साहब इसका हाइड्रोलाइसिस, ये एसिड का डेरिवेटिव है एस्टर। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जो H2O है वो यहाँ पर आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल सेंटर है वो, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है पाई बॉन्ड की वजह से। ठीक है, मोर रिएक्टिव यही होते हैं, ध्यान रखें, लिविंग ग्रुप भी लगा हुआ है। तो ये CH2, और ये बदल जाएंगे एसिड के सभी डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस होकर एसिड में। ये कंपाउंड बना आपके पास में A। अब इसको हीट कर दिया, तब हीटिंग करते हैं तो ये नाम है बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड के हीटिंग से क्या बाहर निकल जाती है, CO2। CO2 बाहर निकल के किस में बदल जाएगा, ये एसिटोफिनोन। लो जी साहब, हीटिंग बीटा कीटो एसिड की हीट करने पर CO2 बाहर, एसिटोफिनोन। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है, देखो अब इसमें पूछा है कि इन अबो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम व्हेन एल्कोहल, एल्कोहल क्या होना चाहिए। ध्यान रखना कि इनमें ये जो एसिड डेरिवेटिव की जो SN-एसाइल रिएक्शन करते हो, तो उनके अंदर क्या है, टेट्राहेड्रल स्पीशीज बनती है, जिसमें स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से रेट स्लो हो जाती है। तो ऐसा एल्कोहल लो जो सबसे छोटा हो। एक तो प्राइमरी सबसे छोटा, प्राइमरी में भी यदि मिथाइल एल्कोहल दे रखा है तो ये आंसर, आंसर मिथाइल एल्कोहल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद NaOH। अच्छा, NaOH से रिएक्शन करेंगे, आप जैसे ये एसिडिक दे रखे हैं, आपको ध्यान से देखना, तो NaOH से रिएक्शन करके वाटर बनता है एक्चुअल में, आपको एसिडिक एच की बात करते हैं। तो ये जो बेंजाइल एरोमेटिक एल्कोहल लिखा हुआ है OH, इसकी जब आप NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो एक तो बनेगा आपके पास में CH2, और यहाँ पर आएगा ONA, और क्या बनेगा, वाटर। ये वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है, बजाय किससे, इस बेंजाइल अल्कोहल के, तो नहीं बनेगी, इसे रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड, और बाकी सभी स्ट्रॉन्गर है। फिनॉल भी वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेंजोइक एसिड भी है, और ये सबसे, इनमें सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसलिए फर्स्ट आंसर। आगे रिएक्शन है मिथाइल अल्कोहल की सोडियम से। अब वो मिथाइल अल्कोहल है, उसमें ऑक्सीजन देखो ध्यान से, आइसोटॉपिक ऑक्सीजन ले रखी है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है। ये अल्कोहल, इसकी रिएक्शन कराओ सोडियम से। आपको पता है कि साहब इनका तो एक ही काम है मेटल का, इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन देने के बाद में ये था आपके पास में पोलराइज है, तो इसमें से जो H प्लस आयन है, H प्लस आयन ये वाला बदल जाता है हाइड्रोजन में, और आपके पास में न्यूक्लियोफाइल बन जाता है CH3ONA। अब आप ध्यान रखना कि ये जो ऑक्सीजन है, ये आइसोटॉपिक ऑक्सीजन है, 18 वाली है, ध्यान रखें ये रही। अब रिएक्शन कराई इसकी एसिटाइल क्लोराइड पे, तो अब जब आप एसिटाइल क्लोराइड पे रिएक्शन कराओगे तो SN-एसाइल रिएक्शन होगी, ये यहाँ पर अटैक करेगा और Cl बाहर निकल जाएगा, NaCl। इसलिए इस एस्टर में जो बनेगा आपके पास में एस्टर, उस पर ऑक्सीजन, आइसोटॉपिक ऑक्सीजन इस जगह रहेगी, ध्यान रखें आप, आइसोटॉपिक ऑक्सीजन ये वाली बी ऑप्शन यहां से, न्यूक्लियोफाइल। अगला क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन 11 को, तीन चार ग्रुप लिखे हुए हैं, कंसिडर देयरफॉर लिविंग ग्रुप नेचर बतानी है। तो अब आप ध्यान रखो, वीक बेस, वीक बेस इज गुड लिविंग ग्रुप, बस ये कंसेप्ट है। जो वीक बेस होगा वो आसानी से हट जाएगा, या फिर मैं बोलूं जो वीक बेस होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दे पाएगा, इसलिए अलग रहेगा। वीक बेस चेक कर लो, तो सबसे ज्यादा जो एसिड है, अच्छा वीक बेस कैसे चेक करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कंजुगेटेड बेस वीक होता है, तो सबसे ज्यादा तो ये हो गया था आप ट्रिपलेट आयन, वीक एसिड है ये, वीक बेस है, इसलिए सबसे बेस्ट। फिर आप मिसाइलेट आयन, ठीक है, फिर एसिटेट और मिथॉक्सी को सबसे बाद में। तो सबसे बेस्ट हो गया ग्रुप आपके पास में लिविंग ग्रुप 4। फिर थर्ड, अब फोर्थ थर्ड से देखो,
4, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन। रिएक्शन लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर दिस रिएक्शन। तो आप देखो ये एसएन रिएक्शन है, अब आइडेंटिफाई करना है ये SN1 है या SN2 है। तो दोस्तों ये है आपके पास में मिथाइल क्लोराइड प्राइमरी टाइप का, इसलिए रिएक्शन कौन सी होगी, SN2। SN2 में क्या होता है कि लिविंग ग्रुप का रिमूवल और न्यूक्लियोफाइल का अटैक साइमल्टेनियसली होता है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए सॉल्वेंट जो न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेटेड कर दे, क्योंकि यदि सॉल्वेटेड कर दिया इस न्यूक्लियोफाइल को तो साइमल्टेनियसली अटैक नहीं होगा, इसलिए ऐसा रखना। पोलर तो होना चाहिए, कैसा, ए प्रोटेक्ट ईथर लोगो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेसमेंट ऑफ Cl इज मोस्ट डिफिकल्ट। तो आप ध्यान रखना ये जो हेलो एरीन होती हैं इनसे एसएन रिएक्शन नहीं होती, उसका रीजन है कि यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट, इनके प्लस एम इफेक्ट है जो नेस इफेक्ट जिसको कहते हो, प्लस एम इफेक्ट की वजह से यहाँ पर कैसे करेक्टर होते हैं, डबल बॉन्ड के, इसलिए ये इजीली Cl नहीं देते। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आपको फिर समझा देता हूँ, इस बार आपके पास में क्वालिटेटिव एनालिसिस पहले भी था वैसे, अभी भी लगा है, लेकिन इस बार एक आध क्वेश्चन इसमें से ज्यादा आ सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास में इतने ग्राम, ठीक है, इसको करियस मेथड से एस्टिमेट किया सल्फर, उससे बेरियम सल्फेट बना इतना, बस आपको बताना है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या परसेंटेज थी सल्फर की। तो देखो एक बार ध्यान से सुनो, ये बेरियम सल्फेट, इसका मोलर मास निकाल लो, इसका बेरियम का दे रखा है 137 और सल्फेट का ऐड कर लेना, तो इसका मोलिकुलर मास होता है 233। अब यहीं से लिखना शुरू करते हैं कि 233 ग्राम बेरियम सल्फेट में सल्फर होता है 32 ग्राम। यदि 1 ग्राम बनता तो सल्फर होता साहब दोस्तों इतना, और कितना बनाया आपके पास में 0.582 ग्राम था सल्फेट, बेरियम सल्फेट, इसलिए इतना सल्फर है। कहां से आया मैं पूछूं आपसे, बोले इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया, कितने से, 0.359 ग्राम से इतना सल्फर होता है, इसलिए एक में हो जाएगा इतना 0.395, और परसेंटेज बतानी तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। लो साहब इतनी परसेंटेज थी इस कंपाउंड में सल्फर की, सॉल्व कर लेना, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है, देखो बिल्कुल ठीक इसी तरह से 12 ग्राम है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन फॉस्फोरस गेव 2.22 सोड मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस बतानी इस कंपाउंड में। तो फिर एक बार देखो, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट M2PO7, इसका सबसे पहले मोलर मास निकालो, मैग्नीशियम का होता है 24, तो ये सबको ऐड करोगे तो इसका मोलिकुलर मास आता है 222, ठीक है। तो इतने, अब यहीं से लिखना शुरू करें। मैं पूछता हूं साहब इसके एक मॉलिक्यूल में या एक मोल में कितने फॉस्फोरस, दो, और फॉस्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है 31, तो इसका मतलब इसमें 62 था। 222 ग्राम मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में फॉस्फोरस कितना है 32। मैं कहता भाई 1 ग्राम में कितना आता, बोले साहब इतना आता, ठीक है। अब आपको कितना मिला है 0.22, इसलिए 0.22 में इतना फॉस्फोरस आएगा आपके पास। अब ये 0.22 कितने से आया, 0.12 ग्राम से, इसलिए एक से आ जाएगा इतना 0.12, और परसेंटेज मतलब 100 से पूछनी तो मल्टीप्लाई कर दो, ये लो साहब आंसर आएगा इसका 51%, चेक कर लेना। ठीक इसी तरह से एक सॉल्ट का है 0.14, ठीक है। तो इनको आप ये ऑर्गेनिक में जो आपके पास में एलिमेंटल एनालिसिस है ना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव के क्वेश्चन है, ये बता देता हूं आपको। एक क्वेश्चन और, 0.14 ग्राम सिल्वर सॉल्ट ऑफ डाई बेसिक ऑर्गेनिक एसिड। पहले तो आपको डाई बेसिक का मतलब समझा देता हूँ, ऑर्गेनिक एसिड यानी जिसके अंदर क्या होना चाहिए, 2 CH होने चाहिए, जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, समझ रहे हो मेरी बात, जिसी तरह से मेलोनिक एसिड है, सक्सेनिक एसिड है, ग्लूटारिक एसिड है, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो उसका कोई सिल्वर सॉल्ट था, तो उस डाई का मतलब 2H हटा दो, तो ये साहब आपके पास में कोई सिल्वर सॉल्ट है, इसका इग्निशन करने से केवल सिल्वर बनती है, ठीक है। आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट बताना है, तो इसका वेट कितना था आपके पास में 0.41 ग्राम है, जिससे सिल्वर कितनी बनी 0.216 ग्राम। तो यहीं से लिखना शुरू कर दो, पीओसी लगा दो। पीओसी का मतलब ये कहती है कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन की, इसमें सिल्वर के एटम और सिल्वर के एटम बराबर, यानी रिएक्टेंट में एटम सिल्वर के और प्रोडक्ट में सिल्वर के एटम्स क्या होते हैं, इक्वल, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो साहब एटम कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास इस सॉल्ट का, इस सॉल्ट का मोलर मास, जिससे क्या बन गई इसके मोल, Na से मल्टीप्लाई करो क्या हो गया मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है सिल्वर के 2, तो ये सिल्वर के एटम हो गए इधर, इधर ही बनाओ 0.216 डिवाइड करो इसके एटॉमिक मास से, सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108, ठीक है, इसके मोल इंटू मल्टीप्लाई करो Na से, एटम एक ही होता है इसके अंदर, समझ गए। तो ये कट जाएंगे आपके पास में Na, और ये वेट आ जाएगा आपके पास में, मॉलिकुलर वेट आ जाएगा, इसका मॉलिकुलर वेट आ जाएगा सॉल्ट का, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट का मॉलिकुलर वेट आएगा, सपोज जैसे ये X आया, इसमें क्या करना, 2 सिल्वर तो कम करना, क्यों करना 2, क्योंकि ये 2H सिल्वर हटे हैं, 2H लगाना, तो आप एक सिल्वर का वेट होता है 108 ग्राम,
इनटू करो 2, इतने तो सब्सट्रैक्ट करो और इनकी जगह क्या जोड़ देना, 2 और ऐड कर लेना। तो ये आपके पास में मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, सोल्व कर लेना, 196 ग्राम है। इन सोडियम फ्यूजन टेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड द नाइट्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट इनटू, तो जब हम इग्निशन ट्यूब में हीट करते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम मेटल डाल के थोड़ा सा, ठीक है, इग्निशन ट्यूब में हीट करते हैं, सोडियम ड्राई सोडियम कर लेते हैं, केरोसिन में रखा होता है, और फिर हीट करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन, नाइट्रोजन और सोडियम जब फ्यूज करते हैं तो ये सोडियम साइनाइड में बदलता है। ठीक है, फिर इससे आगे टेस्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के, तो आंसर है सोडियम साइनाइड। हाँ, जेम जेम डाई हेलाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, जेम डाई हेलाइड है, हाइड्रोलाइसिस से क्या देते हैं, तो ये साहब आपके पास में जेम डाई हेलाइड है। जेम का मतलब समझते हो, जेम का मतलब एक ही कार्बन पे, जब इनका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या आ जाएंगे यहाँ पर OH। अच्छा, वो अनस्टेबल होता है, इसलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास में, एल्डिहाइड। ठीक है, जेम डाई हेलाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव जेम डाइऑल, जेम डाइऑल कार्बोनिल कंपाउंड बोल सकते हो, एल्डिहाइड बने या कीटोन बने, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अभी मैं बीच में लगा देता इसको तो कीटोन बन जाता, तो आंसर क्या बोलेंगे आप, एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड। क्वेश्चन, इस रिएक्शन की, देखो एक एल्कोहल है जिसमें 2 फंक्शन ग्रुप है, एक तो टर्सरी है और एक सेकेंडरी, पीसीसी से रिएक्शन कराया तो टर्सरी वाले का नहीं होता, बस सेकेंडरी का कर देंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी को पीसीसी से एक बार कार्बोनिल कंपाउंडों में इसको कर देंगे ऑक्सीडाइज, तो आपके पास में जो कंपाउंड बनेगा वो ये है, इधर देख लो आप, ये कंपाउंड बना आपके पास में, इसका ऑक्सीडाइज कर देना कीटोन में सेकेंडरी को। अब नेमिंग बोलना है 1 2 3 और 4, तो नाम हो जाएगा साहब आपके पास में 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल, अल्फाबेटिकल बोलो, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, 4 आंसर। ठीक है, अरेंज कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड, ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन के लिए आपको पता है ये कार्बोनिल कंपाउंडों की रिएक्शन है, कार्बोनिल ग्रुप की, और इसके अंदर लेस स्टेरिक राउंडिंग पॉजिटिव चार्ज वगैरह को देखो करो, तो देखो आपको समझा देता हूँ कौन कौन से कंपाउंड दे रखे हैं। एक तो लिखा हुआ है बेंजल्डिहाइड, एक लिखा हुआ है फॉर्मल्डिहाइड, एक लिखा हुआ है फॉर्मल्डिहाइड, एक लिखा हुआ है एसीटोन, और एक लिखा हुआ है एसिटोफिनोन। तो बस जो मैंने इस ऑर्डर में लिखा है ये इसके रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। रीजन देख लो, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, पहली लाइन, एलिफेटिक भी, ठीक है, क्योंकि एक तो एच रहेगा ही कम से कम, ध्यान से देखो, एक एच इसलिए स्टेरिक क्राउडिंग कम रहेगी, फिर उसमें एलिफेटिक मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक, ये लो साहब ये आंसर, यानी सबसे ज्यादा फॉर्मल्डिहाइड फिर बेंजल्डिहाइड, 2 और 1, और फिर उसके बाद में 4 और फिर थर्ड, थर्ड आंसर है। अच्छा देखो, एक रिएक्शन एक्स वाई की रिएक्शन करी, ये कंपाउंड बना 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब उसका रीजन है मैं आपको समझा दूं। इस कंपाउंड को देखो, तो इस कंपाउंड का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, तो आपको बताना है एक्स एंड वाई। तो ये तो ले लो आप सबस्ट्रेट, ऑप्शन को तो खोल के लिख लेना, और यहाँ से बना लेना न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से बना लेना इस बीटा कार्बन से क्या बनाना, एल्फा से, एल्फा से एच हट के बन जाएगा आपके पास में न्यूक्लियोफाइल, इसको जोड़ दो आंसर। एल्डोल कंडेंसेशन था ये, तो एल्डोल ही बनाया है, कंडेंसेशन करते तो यहाँ से वाटर और बाहर निकलता, तो एल्डोल प्रोडक्ट है ये। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अब आप बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, जब एसिटाइलेशन करते हैं किसका, और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का या सैलिसिलिक एसिड का, तब बनती है ये पेन किलर, इसलिए याद रखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, रिएक्शन इसकी देखो, इधर प्रोपाइन की रिएक्शन कराई किससे, ग्रिग्नार्ड एजेंट से। अब आप ध्यान रखना, प्रोपाइन की रिएक्शन कराएंगे आप किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो एक्टिव एच होता है इसके अंदर, इसके अंदर क्या होता है, एक्टिव एच, और एक्टिव एच होता है तो ये तो बन जाएगा मीथेन, ये तो बन गया मीथेन, ये तो है गैस मीथेन, और बी बना एक अनदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही कहेंगे। आप ध्यान रखना कि जब भी मैग्नीशियम के साथ कार्बन जुड़ा हो ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है, इसको पर्टिकुलरली क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर क्या किया, इस पे CO2 की रिएक्शन कराई। अब देखो वापस, तो ये न्यूक्लियोफाइल सेंटर है ये, तो इस पाई बॉन्ड को खोलो और यहाँ पर जोड़ो इसको, तो देखिए जोड़ के दिखाता हूँ, ओ पे तो अटैच कर देंगे MgBr जो भी है, और इस न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पे जोड़ेंगे, जोड़ रहा हूं मैं, इस न्यूक्लियोफाइल को आप कहां पर ऐड कर देंगे, इस कार्बन पे, फिर करा दिया हाइड्रोलाइसिस, तो आपके पास में ये एसिड बनेगा 4 कार्बन का CH3C डबल बॉन्ड CCOH, ये रहा थर्ड आंसर। फिर रिएक्शन कराइए सैलिसिलिक एसिड की PCl3 से, फिर ध्यान रखना, तो PCl3 क्या करता है, OH की जगह Cl देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है, लेकिन ध्यान रखें कि जब OH फिर वापस रिंग पे जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुन लो, और फिर जब OH रिंग पर जुड़ा हुआ है तो रिएक्शन नहीं होगी, उसका रीजन फिर बोलना, क्योंकि यहाँ पर इसके रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से कैसे करेक्टर है, डबल बॉन्ड के, इसलिए यहीं से करा लेना आप तो जब आप PCl3 की रिएक्शन कराएंगे तो इस OH को हटा के इस नोट कर देना Cl में, उस फिनोल के OH को नहीं हटाएंगे।
क्लियर होगी, ये कंपाउंड बनेगा। सेकंड आंसर क्लियर, फिनोल को मत हटाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 में एथाइल एल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया है, KMnO4 थे, एल्कलाइन मीडियम था, तो कोरेस्पोंडिंग एसिड में बदल दोगे, ठीक है, उसका सॉल्ट बनेगा, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर लो। यानी ये जो कंपाउंड है, अब आपको बता दूं, ये कंपाउंड फाइनल आपके पास में क्या आ गया, एसिटिक एसिड। SOCl2 से रिएक्शन कराओ, SOCl2 OH को हटा के Cl देता है, लाइक एज PCl3 PCl5, ठीक है। फिर रिएक्शन कराओ किससे, अमोनिया के संग, तो अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अमाइड में बदल जाएगा। समझ गए, किस में बदल जाएगा, अमाइड में हिट कर रखा है। फिर होफमान डिग्रेडेशन, Br2 क्या करता है, इस CO को खत्म कर देता है, इसलिए आंसर क्या बनेगा, मिथाइलामाइन। रिएक्शन नेक्स्ट, बढ़िया रिएक्शन, बहुत अच्छी। क्वेश्चन 26, एसिडो में एसिड एंड उसके जो डेरिवेटिव है ना आपके एनसीईआरटी बुक में, उसमें अलग से दी हुई रिएक्शन, HBZ रिएक्शन का नाम है। जब इस एल्फा कंटेनिंग हाइड्रोजन पर ब्रोमीन और रेड फॉस्फोरस बहुत स्मॉल अमाउंट होता है, उसकी रिएक्शन कराते हैं, तो एल्फा हाइड्रोजन हटके और हेलोजनेशन होता है, इस रिएक्शन को कहते हैं HBZ। क्या नाम है, HBZ, हेल वोलार्ड जिलेंस की रिएक्शन। तो सबसे पहले ये अल्फा कटाओ, फिर NaCN क्या करता है आपको पता है, NaCN हेलोजन को हटा के क्या करा देता है, CN, और CN के हाइड्रोलाइसिस से किस में बदल जाता है, वो एसिड में। तो कुल मिलाकर आपके पास में ये जो कंपाउंड है एसिड में कन्वर्ट हो गए, यहां तक मेलोनिक एसिड इसका नाम है, मेलोनिक एसिड। अब साइन लगा हुआ है हीट का, तो आपको मैंने बता रहा है 1,2 और 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं, तो एक CO2 मॉलिक्यूल लॉस्ट कर देते हैं वो, और कन्वर्ट हो जाते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में। कौन कौन से, 1,2 एंड 1,3, ठीक है। तो आंसर देंगे आप फर्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा लिखा है, व्हेन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑन रिडक्शन विद LiLH4 विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इनएक्टिव, ये सब के सब एक्टिव हैं, और जिसको रिड्यूस करोगे तो इनएक्टिव बनना चाहिए। तो आप इस बात को देखो, सबसे देखो, इसका रिडक्शन करेंगे तो CH2OH में बदल जाएगा, फिर भी कायरल सेंटर रहेगा। इसका रिडक्शन करेंगे तो ये भी CH2OH में बदल जाएगा, फिर भी ये कायरल रहेगा। इसका रिडक्शन करेंगे तो ये ग्रुप किस में बदल जाएगा, CH2OH में, और ये जो कायरल है ये सेंटर कायरल नहीं रहेगा, आप सिमिलर बन गए, इसलिए ये इनएक्टिव में। इसका कराएंगे फिर भी ये सेंटर एक्टिव रहेगा, इसको CH2OH जब लिखेंगे तो ये फिर भी एक्टिव रहेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 में 27 में आंसर क्या लिखेंगे, 3 आंसर। क्वेश्चन 28 देखो, बस अब आप ध्यान रखो इन क्वेश्चनों को, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन 28, तो ये था प्रोपाइन थी, इसका जब आप HgSO4 और H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे, डाइल्यूट H2SO4 होता है, तो वाटर जुड़ता है मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, या पहले कैटायन बनता है, तो यहाँ पर वाटर जुड़ेगा इस तरह से, जिससे ये किस बदल जाएगा, इनॉल फॉर्म में। फिर टोटोमराइज करा देना, और जब इसका टोटोमराइजेशन कराते हैं H चला के, तो किस में बदलेगा, ये एसीटोन। तो कंपाउंड ए तो एसीटोन है आपके पास में, ये ए था एसीटोन, और इधर एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा तो डबल बॉन्ड हटके और एक यहां पर आएगा OH, फिर इसका टोटोमराइजेशन कराओगे तो ये किस में बदल जाएगा, प्रोपेनल में। तो बी आपके पास में प्रोपेनल है, ए एसीटोन और बी प्रोपेनल, ये वाला आंसर सेकेंड क्वेश्चन। एसिटिलीन में बी प्रिपेयर्ड बाई कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड एम्प्लॉइंग की, क्या लेंगे एसिटिलीन के लिए, अब इनके फॉर्मूले आने चाहिए, देखो आपको बताऊं समझो। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से एल्केन एल्कीन एल्काइन बनती है, जैसे पोटेशियम एसिटेट लिया, अब जब पोटेशियम एसिटेट लोगे, ध्यान से देखो, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में फिर ये सोडियम, ठीक है, फ्री रेडिकल बनते हैं, पोटेशियम एसिटेट है, तो आपको पता है कि CO2 बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इस मेथड में क्या बनेगा आपके पास में, इथेन। दूसरा पोटेशियम सक्सीनेट, तो सक्सीनिक एसिड याद आना चाहिए था आपको, ये वह साहब आपके पास में पोटेशियम सक्सीनेट। ये जब ये CO2 बाहर निकलेगी, ध्यान से देखो, तो क्या बनेगी, एसिटिलीन, एसिटिलीन नहीं सॉरी, इथाइलिन, और पोटेशियम फ्यूमरेट। अब फ्यूमरेट याद आना चाहिए, ये डबल बॉन्ड के साथ होता है फ्यूमरेट, ठीक है। तो COO के ट्रांसफॉर्म होती है वैसे, ये इससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन, और ये H और इधर लगा होगा आपके पास में COO के, तो पोटेशियम फ्यूमरेट में के, तो ये जाएंगे साहब एनोड पर, ऑक्सीडेशन होगा इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से, फिर उसके बाद में CO2 बाहर निकल जाएगी, इससे बन जाएगा, इस बॉन्ड को बना देना ट्रिपल, इसलिए क्या बन जाएगा आपके पास में, एसिटिलीन, पोटेशियम फ्यूमरेट से बनेगा, ठीक है। तो आंसर थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट अब आपके फिर में ध्यान रखना था 30, एक एल्काइन है, नॉन टर्मिनल एल्काइन, जिस पर एक रिएक्शन तो कराइए सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया की, तो ये तो आपको बता दूं ट्रांस एडिशन होता है और ट्रांस रिडक्शन होता है, तो इससे तो बनती है ट्रांस एल्कीन, यानी ए तो है आपके पास में ट्रांसफॉर्म, और लिंडार कैटलिस्ट करते हो, ये क्या है, पार्शियल रिडक्शन में आते हैं, तो ये सी है, तो ए तो ट्रांस है और बी सी से फर्स्ट आंसर। ए मिक्सचर ऑफ मीथेन इथिलीन एंड एसिटिलीन अंडरगो पास थ्रू द फुल बोतल containing अमोनिकल
क्यूप्रस क्लोराइड, जब अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड भरा होता है तो आप ध्यान रखना जो टर्मिनल एल्काइन होती है, टर्मिनल ये वाली, तो ये क्या है, रेड प्रेसिपिटेट देती है क्यूप्रस के साथ, डाई क्यूपरेट बनता है और कैसा कंपाउंड होता है ये, रेड पीपीटी। तो ये तो बैठ जाएगा नीचे और बाकी दोनों बार। तो उसमें से पूछा है कि बताओ गैस कमिंग आउट कौन सी होगी, तो मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड एथाइलिन। एसिटिलीन तो कहां चली गई, रेड पीपी में। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, क्वेश्चन नंबर 32 फिर वो ये एल्कीन है, इससे एल्कोहल बनता है, तो इसकी रिएक्शन कराओगे तो मार्कोनी कॉप एडिशन होता है, सीधी सी बात है, कैटायन बनता है, इसलिए बी तो बनेगा आपके पास में आइसोप्रोपाइल, यहाँ पर एंटी मार्कोनी कॉप है, ये एन प्रोपाइल, बी तो बनेगा आइसोप्रोपाइल और ए क्या बनेगा, एन प्रोपाइल। ये लो साहब इसके अंदर पूछे ए एंड बी, तो आंसर आपके पास में 32 का 4। फिर क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट रिएक्शन, तो ये थोड़ी याद रखने की, ये है आपके पास में एल्यूमिनियम कार्बाइड, तो ये एल्यूमिनियम कार्बाइड की वैलेंस थी, इसकी है तो मीथेन बनती है। ये कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन बनती है, लेमे बनाते हैं। और ये जो मैग्नीशियम कार्बाइड है इससे क्या बनती है आपके पास में, प्रोपाइन। इस मैग्नीशियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर समझा दूं आपको, देखो ऐसे लिखा हुआ है ना C3, अब आपको पता है कि साहब मैग्नीशियम पर तो होती है 2 वैलेंसी, तो इस पर जो C3-2 है इस पर 4 होती है वैलेंसी, और ये एनाइन इस टाइप का होता है, ये एनाइन ये है, और जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो प्रोपाइन आ जाएगी, वाटर जोड़ देना, समझ गए, तो ऑल आर करेक्ट। हाँ क्वेश्चन नेक्स्ट, इस पर ए पे रिएक्शन कराई, एक तो हाइड्रेशन कराया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से, और दूसरा कराया हाइड्रेशन वाटर से, तो बोले बी एंड सी आइडेंटिकल व्हेन ए, तो सिमेट्रिकल लो आप, एसिटिलीन दोनों में सेम बन जाएगी और कोई सिमेट्रिकल नहीं है, तो आंसर क्या लिखेंगे आप, ए। 34। फिर नेक्स्ट दिखाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 35 आते हैं, आपको बताना है इसके अंदर से कि आप करेक्ट कौन सा है। तो पहले लिखा हुआ है फंक्शनल आइसोमर, बिल्कुल सही है, देखो बता देता हूँ, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या चीज है आपके पास में, एसिड, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या लिखा हुआ है, एस्टर। ये ऐसे है, ये OCOH इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से COOH एस्टर, तो ये फंक्शनल है। दूसरा लिखा हुआ है मेटामर, ये भी सही है क्योंकि ऑक्सीजन पॉलीवेलेंट ऑक्सीजन से, यहाँ पर लगा हुआ है मिथाइल, क्या कर दिया यहाँ पर, इथाइल, ये भी करेक्ट है मेटामर, तो पॉलीवेलेंट ऑक्सीजन से, पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप से डिफरेंट एल्काइल ग्रुप जुड़े हो तो उनको मेटामर्स कहते हैं। दूसरा लिख रखा है मेटामर, ये गलत है, मेटामर नहीं है, देखो एक बार ध्यान दें, ये तो फंक्शन ग्रुप आइसोमर है, ये आपको पता है एल्कोहल है, और ये क्या है आपके पास में ईथर, तो मेटामर में फंक्शन ग्रुप नहीं बदलता, ध्यान रखें, तो ये इनकरेक्ट था, ये ट्रू था सेंटेंस, ये भी ट्रू है, ये क्या है आपके पास में इनकरेक्ट, फॉल्स। और फिर इसके अंदर पूछा है दे आर फंक्शन ग्रुप, बिल्कुल सही है, ये टर्सरी अमाइन है, और ये कौन सा है, सेकेंडरी, ये भी ट्रू है, तो ऐसा ऑप्शन चेक कर लो, देखो ये रहा थर्ड। क्वेश्चन 37 दिखाता हूं, 37 में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो आपको ध्यान है कि जैसे अब ये फर्स्ट फिनाइल ब्यूटीन लिखी, 2 ब्यूटीन है, तो ये जो है ना एक जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक जैसे एटम नहीं होने चाहिए, तो 2 ब्यूटीन लिख लो आप, तो अपने पास जाएगा कि एक H लगा देना और फर्स्ट पे क्या लगा देना, फिनाइल, यहाँ पर आप जैसे इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर फिनाइल, तो ये शो कर जाएगा H के रेस्पेक्ट में या मिथाइल के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट आंसर, ठीक है, यानी डबल बॉन्ड बीच में होना चाहिए। हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल ऑफ ब्यूटेन 2,3-डाइऑल, तो पहले बता देता हूँ, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स तो मैं बना सकता हूँ इसके 3, ब्यूटेन डाइऑल के टोटल स्टीरियो आइसोमर्स तो कितने बनेंगे, 3, एक ये बन गया, दूसरा इसी तरह से बन गया आपके पास में OH H, तो ये तो मीजो फॉर्म तो इनएक्टिव होती है, ये दोनों एक्टिव होंगे, ठीक है ना, एक इसकी मिरर इमेज बना लो, इधर H और OH और इधर OH और ये H, समझ रहे हो, तो एक्टिव कितने बनेंगे 2, वैसे टोटल कितने बनेंगे 3, तो इसमें पूछा है टोटल हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोमर्स, 2 बदो आंसर। देखो रिएक्शन, फिनोल की रिएक्शन कराई जिसमें बेंजल वो बनाया सैलिसिलएल्डिहाइड, और एनिलीन की रिएक्शन है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट फिनाइल आइसोसाइनाइड, तो पहली वाली रिएक्शन को कहते हैं राइमर्टिमान और दूसरी को कहते हैं कार्बाइलामाइन, दोनों में ही रिएजेंट सेम होता है, क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म एंड KOH, दोनों में रिएजेंट सेम है, क्लोरोफॉर्म एंड KOH। तो ये पूछा है कि X एंड Y, तो X में क्या लोगे, क्लोरोफॉर्म एंड KOH, तो ये नहीं देखो, ये क्लोरोफॉर्म रहा और KOH दोनों में सेम, क्लोरोफॉर्म एंड KOH CHCl3, ठीक है। पहली वाली का क्या नाम है, राइमर्टिमान, दूसरी का क्या नाम है, मिथाइल कार्बाइलामाइन, कार्बाइलामाइन आइसोसाइनाइड टेस्ट, SnCl2 रेसियल। अब देखो ध्यान से, स्टीफन रिएक्शन जब कराते हैं तो उसको साइनाइड को रिड्यूस करा के कहां पर छोड़ देते हैं, एल्डिहाइड पे, इसका मतलब एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस नहीं करता ये, तो इसको तो इनएक्टिव रहने देना, और नाइट्रो को रिड्यूस कर देगा NH2 में, तो एल्डिहाइड को चेंज नहीं करेंगे, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग will give
एनेंशियोमेरिक पेयर विद HOH का मतलब हाइड्रोलाइसिस पे। तो एनेंशियोमेरिक पेयर का मतलब समझते हो कि साहब कैटायन बनना चाहिए पहली बात तो, और ऑप्टिकल एक्टिव बनना चाहिए। तो इस कंपाउंड को देखो, आप देखो इसको देखिए आप ध्यान से, तो इसमें कैटायन बन जाएगा और तीनों ही वैलेंसी अलग अलग, तो OH को एक बार तो आप ऊपर जोड़ सकते हो, नीचे इसका बनेगा। इसमें एनेंशियोमेरिक पेयर नहीं, क्योंकि इनएक्टिव बनेगा, ध्यान से देखो इनएक्टिव, इसमें भी इनएक्टिव, ये दोनों सेम है, इसमें भी इनएक्टिव क्योंकि इथाइल सेम है। तो आंसर क्या लिखेंगे? सी, थर्ड। अरेंज फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1। SN1 के लिए फिर देखो कैटायन, कैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है आपको SN1 के लिए। तो साहब ये सब में यहाँ तो कैटायन सेम है। अब देखो इधर पहले वाले में तो यही बना हुआ है बेंजाइल, दूसरे में क्या लगा रखा? मिथाइल। अब आप ध्यान रखना, मिथाइल के हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट प्लस H इफेक्ट की वजह से क्या चार्ज आते हैं? नेगेटिव ऑर्थो एंड पैरा पर। और आपको ध्यान होना चाहिए कि जितने अल्फा H होते हैं उतनी बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, तो 9 पोजीशंस आएंगी, 9 पोजीशन पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। एक की वजह से 3 पर, दूसरे की वजह से फिर 3 पर, और तीसरे की वजह से 3 पर। तो अल्फा H ज्यादा रखो तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो रहेगा आपके पास में सेकेंड, ठीक है। इसलिए का मतलब जब स्टेबल कैटायन बनता है तो रिएक्शन फास्ट, फिर उसके बाद में थर्ड, क्योंकि इसमें अल्फा H कितने? 2। उसके बाद में फोर्थ, अल्फा H कितना है? 1, और इसमें एक भी नहीं। तो रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही रहेगा, पहले सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देख लो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। फर्स्ट आंसर करेक्ट। आईयूपीएसी नेम ऑफ 1,4 डाई इथाइल ब्यूटेन। तो पहले तो इसकी स्ट्रक्चर लिखते हैं कि ये क्या होता है 1,4 डाई इथाइल ब्यूटेन। तो आप क्या किया करो, सबसे पहले पेरेंट चेन बना लिया करो। अब 1 पे कहीं पे नंबर डाल दो, ये 1 है ये 4 है, उस पर इथाइल और जोड़ दो। लो मैं जोड़ देता हूँ 2 कार्बन, और इथाइल का मतलब 2 कार्बन। अब इसका नाम बताना है, तो बस सीधी बात है, एल्केन बन गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन। और आईयूपीएसी में एन नहीं लगाते हैं, ये कॉमन का है नॉर्मल, बस आंसर क्या देना? ओनली ऑक्टेन, ठीक है। आईयूपीएसी में एन वगैरह आइसो वगैरह नी वगैरह नहीं लिखते, ऑक्टेन बन गए साहब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 देखो, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन है ध्यान रखना आप, बेंजीन नहीं, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। उस पर रिएक्शन करानी है आपको ब्रोमीन की इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या हीट कर दो, समझ गए। तो आपको पता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो ये तो फ्री रेडिकल बनेगा प्राइमरी, यहाँ पे बनेगा टर्सरी, और यहाँ बनेगा सेकेंडरी। सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा रहता है? टर्सरी। तो टर्सरी पर बनाओ आप, ठीक है। तो टर्सरी फ्री, इसमें ये पूछा है ना कि साहब इंडी मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट बतानी है, तो आप बोलेंगे टर्सरी कार्बन फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल। आगे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहला 2 ब्यूटीन शो कर देगा, भी थोड़ी देर पहले भी आया, क्योंकि दोनों कार्बन पर एक तो जो डबल बॉन्डेड है, एक पर मिथाइल लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है। फिर लिखा है 2 ब्यूटाइन, नहीं करेगा क्योंकि हमेशा लीनियर ही रहेगा, कोई और ओरिएंटेशन नहीं लिख सकता मैं। दूसरा 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब एक ही कार्बन पर रहेंगे तो आप ओरिएंटेशन अलग नहीं लिख सकते, जिससे आपको लगे कि ये सिस फॉर्म में ट्रांस है। देखो इधर जैसे ये लिख रखा है 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो इसका मैं जैसे ये बोले नहीं साहब इसको अबो और इसको बिलो कर लो, तो वो एक ही बात है, दोनों मिथाइल ही तो हैं, इसलिए ये भी शो नहीं करेगा। तो आंसर ओनली बोलेंगे फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएजेंट, ठीक है, जो फर्स्ट को अदर से डिस्टिंग्विश करता हो। तो फर्स्ट आपके पास में टर्मिनल एल्काइन है, तो टर्मिनल एल्काइन ध्यान रखो कि क्यूप्रस क्लोराइड था एक तो अमोनिकल, और एक अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, वहां पर रेड प्रेसिपिटेट देता है और इस पर क्या देता है? व्हाइट, ठीक है। तो व्हाइट पीपीटी देगा ये टर्मिनल एल्काइन टॉलरेंस रिएजेंट या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ये नहीं देगा इस टेस्ट को, ये नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ठीक है। तो यही पूछा है कि साहब मोस्ट यूजफुल बताओ आप जो डिस्टिंग्विश करता हो। कोल्ड केमेनोफोर आपको पता है एल्काइन और एल्किन सबको डिकलराइज कर देता है, ठीक है, बेयर्स रिएजेंट है। ये में ब्रोमीन वाटर है, ठीक है। तो बस आंसर आप क्या लिखोगे आप? 4। ये क्या करेगा? केवल फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देगा औरों से। तो मोस्ट यूजफुल सिल्वर नाइट्रेट। एक और ले सकते थे, कौन सा था? अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, वहां रेड बनता है या व्हाइट, ठीक है। तो मैं एक बार की और डाल देता हूं, और फिर अगला क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो इनको करते रहा करो, ओके बाय।